जय हिंद साथियों। नैन आईएएस के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं और आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं जनरल साइंस पढ़ रहे हैं, जीव विज्ञान इसमें हम पढ़ा रहे हैं आपको। तो जीव विज्ञान या बायोलॉजी में हम इस समय क्या पढ़ रहे हैं? हम पादप जगत को पढ़ रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि जीवों के जो वर्गीकरण की बात है, जीवों के वर्गीकरण का सिद्धांत हम लोग पढ़ रहे हैं। वर्गीकरण का सिद्धांत, ठीक है। जीवों के वर्गीकरण का सिद्धांत, इसके अंतर्गत आपने देखा कि हम किसके मत को पढ़ रहे हैं? व्हिटेकर के मत को पढ़ रहे हैं। और व्हिटेकर के अनुसार जो है सारे जगत को 5 भागों में बांटा गया है। इन्होंने जो 5 जगत में बांटा है उसी में हम पढ़ रहे हैं किसको? पादप जगत को। पिछली क्लास में पादप जगत में कई चीजें हुई थी, हमने देखा था कौन कौन सी बातें हमारे लिए महत्वपूर्ण थी, ठीक है। तो आइए देखते हैं पादप जगत में कुछ और चीजें, कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं दोस्तों जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो हमने मरुद्भुत पौधों को देखा था, जलीय पौधों को देखा था, लवण मृदा में पाए जाने वाले पौधों को देखा था। तो एक कैटेगरी है उसमें अधिपादप, अधिपादप पौधों की, अधिपादप या एपीफाइट्स, एपीफाइट्स। अधिपादप या एपीफाइट्स किसे कहते हैं, ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए, एपीफाइट्स या अधिपादप वो पौधे हैं जो यांत्रिक अवलंब के लिए किसी दूसरे जीवित पौधे पर सहारा लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जीवित पौधे पे ये आश्रित होते हैं, ये किसी जीवित पौधे पर आश्रित होते हैं, लेकिन पोषण के लिए नहीं, अपने पोषण के लिए नहीं, बल्कि यांत्रिक अवलंब के लिए, मतलब सहारा लेने के लिए, पोषण के लिए नहीं लेते ये, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, पोषण के लिए नहीं। यांत्रिक अवलंब का मतलब हो गया कि उसको जो है उसके तने से लिपट के अपने जो है कमजोर जो उनकी लताएं होती हैं या कमजोर शरीर होता है उसको एक सहारा देने के लिए, यांत्रिक अवलंब के लिए, ठीक है, ये उस पर आश्रित होते हैं, यांत्रिक अवलंब या सहारे के लिए। ये ध्यान दीजिएगा, एपीफाइट या अधिपादप उन पौधों को कहते हैं जो कि यांत्रिक अवलंब के लिए, न कि पोषण के लिए दूसरे किसी जीवित पौधे पे आश्रित होते हैं। इसमें जो है, इसमें जो पौधा आता है वो आता है आर्किड का, आर्किड एक पौधा होता है आर्किड। इसके पुष्प जो है बहुत खूबसूरत होते हैं, इसके फूल बहुत सुंदर होते हैं और इसकी बहुत प्रजातियां हैं, इन फूलों की बहुत सारी प्रजातियां हैं। तो ये जो है एपीफाइट्स कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। ये किस कैटेगरी में आएंगे? एपीफाइट्स में। अब देखिए दोस्तों, एक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि किसी भी पौधे का, किसी भी पादप का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है। मान लीजिए कोई भी पौधा है आपके सामने, ठीक है, इसका तना है, ठीक है, इसकी पत्तियां हैं, ठीक है, इसमें फूल हैं। तो मान लीजिए इसका कौन सा हिस्सा ऐसा होता है जो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपको पूछा जाए एक हिस्से के बारे में, जैसे आपसे पूछा जाए इसका फूल सबसे महत्वपूर्ण भाग है, इसकी पत्तियां सबसे महत्वपूर्ण हैं, या इसके तने सबसे महत्वपूर्ण हैं, या फिर जड़ें। ये प्रश्न पूछा गया है कि किसी भी पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है। टिपिकल सवाल है, क्योंकि आपने देखा फूल का एक अपना महत्व होता है, फूल प्रजनन के लिए सहायक होता है, ठीक है, फूल में परागण होता है और प्रजनन की प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। पत्तियों में जैसा कि आप जानते हैं हरे पौधों का एक भाग पत्तियां होती हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? पर्णहरिम या क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। तो ये पर्णहरिम या क्लोरोफिल जो होता है ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए अति आवश्यक तत्व होता है, जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं।
तनों को आपने देखा, तने उनका अवलंब बनते हैं, मतलब यांत्रिक सहारा जो होता है वो तने के ही माध्यम से होता है। जड़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जड़ों के माध्यम से ही पौधे जमीन से खनिज तत्व और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, तो अब बचा क्या? अब इतने महत्वपूर्ण भाग हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? अगर एक चीज बताना हो तो आप क्या बताएंगे? तो उत्तर जो था वो क्या था? फूल या पुष्प। मतलब पुष्प जो है किसी भी पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि यहीं से प्रजनन शुरू होता है और एक नए पौधे की नींव पड़ती है। तो ये जान लीजिए, इस तरह के सवाल में हमारा उत्तर क्या होगा? फूल होगा। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। आइए कुछ और एग्जाम पॉइंट आप उससे कुछ पॉइंट्स हम आपको आज बताते हैं जो परीक्षा में पूछा जाएगा। अब उसके अलावा हम उनको प्रैक्टिस सेट में भी हल कराएंगे। जैसे आपने देखा होगा अदरक, अदरक है, हल्दी है। अब इनके बारे में पूछा जाता है ये क्या है, तो इसके बारे में अगर प्रश्न आए तो आप क्या बताएंगे? प्रकंद। ये एक तरह के तने का रूपांतरण रूप है। ठीक है, अब इस तने का रूपांतरण रूप है, कहा क्या जाएगा? इसको प्रकंद कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? प्रकंद। इसी तरह आलू के विषय में सवाल पूछा जाता है, तो आलू देखिए तना है, ये तो बात ठीक है, तने का एक रूपांतरित रूप है, लेकिन कंद में इसे हम क्या कहते हैं? स्तंभ कंद। क्या कहते हैं? स्तंभ कंद। अब देखिए लहसुन, लहसुन, लहसुन किस कैटेगरी में आता है? ये कंद में आता है, लेकिन कौन सा कंद होता है? शल्क कंद। क्या होता है? शल्क कंद। जिमी कंद होता है, जिमी कंद, या जिसको हम सूरन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूरन। ये क्या होता है? घन कंद। देखिए कंद का मतलब क्या है? इसमें जहां भी कंद आया है, कंद का मतलब तना होता है, ये रूपांतरित तनों का ही एक प्रकार है। ठीक है, जैसे आपने इसके पहले पढ़ा, मैंने बताया आपको कि पौधे जो सपोषी होते हैं वो क्या करते हैं? वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं, और इन पर निर्भर करने वाले जो भी शाकाहारी जीव होते हैं या प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, वो इन भागों को खाकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो हर पौधे में जो भी उसका भोजन का भाग होता है वो किसी विशेष भाग में संचित होता है, और हर पौधे का अलग अलग भाग ये निश्चित होता है। जैसे आपने देखा होगा सेब का फल खाने योग्य होता है, लेकिन गाजर का फल नहीं होता। ठीक है, उसकी हम जड़ें खाद्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह बहुत सारे फल ऐसे हैं, बहुत सारे सब्जियां ऐसी हैं जिसके अलग अलग भागों को खाकर हम पोषण प्राप्त करते हैं। तो जो आलू है, इसका जो तना है, तना, उसको क्या कहेंगे? स्तंभ कंद। ये सारे सवाल मिलाने के लिए आते हैं, या आपको जो है एक दूसरे से मिलाना होगा कौन सा सही उत्तर है। तो आलू किस में आएगा? स्तंभ कंद में आएगा। अदरक या हल्दी किस में आएगा? प्रकंद में आएगा। लहसुन किस तरह के कंद में आएगा? शल्क कंद। आपने देखा होगा शल्क की तरह होता है ये। ठीक है, तो ये किस में आएगा? शल्क कंद में आएगा। जिमी कंद या सूरन, ये किस में आएगा? घन कंद में आएगा। अब देखिए गाजर, सलजम, मूली, ये सब किसके प्रकार हैं? मूली, गाजर, सलजम, ये क्या है? रूपांतरित जड़ों के प्रकार हैं। रूपांतरित जड़ों के ये प्रकार हैं जिनके हिस्से को हम खाते हैं, जिनके हिस्से को हम खाते हैं। ठीक है, अब देखिए एक एक पादप की जो महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं उनके बारे में हम छोटी छोटी बातें आपको बता रहे हैं, ये परीक्षा में आपके पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे मटर, मटर के बारे में आप जान लीजिए। मटर के बारे में आपके लिए क्या जानना आवश्यक है? लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी कुल है इसका। ठीक है, इसका कुल क्या है? लेग्यूमिनेसी। मटर का कुल क्या है? लेग्यूमिनेसी। ठीक है, अब इसके बारे में जानिए और क्या है, कैसा पौधा है ये? द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री पौधा। मतलब मटर, चना, इसमें क्या होता है? दो बीज पाए जाते हैं, तो दो द्विबीजपत्री पौधा है। क्या है? साकी है।
मतलब एक ये शाकीय पौधे की श्रेणी में आता है। मतलब एक तो इसका कुल हम जानते हैं, कौन सा कुल है, लेग्यूमिनेसी कुल, द्विबीजपत्री पौधा है, शाकीय पौधा है और एक वर्षीय पौधा है। मतलब एक वर्षीय है ये, ठीक है, सिर्फ एक वर्षीय पौधा है मटर। अच्छा, मटर से संबंधित एक चीज और जान लीजिए कि जो मटर की जड़ें होती हैं, ठीक है, जो मटर के पौधे की जड़ें होती हैं, इनकी जड़ों की गांठों में, इनकी जड़ों की गांठों में या लेग्यूमिनस कुल के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों की गांठों में क्या होता है, वो पाए जाते हैं, एक तरह के जीवाणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, जीवाणु। इनको क्या कहते हैं, राइजोबियम, राइजोबियम, राइजोबियम। तो ये जीवाणु क्या करते हैं, इन जीवाणुओं का मटर की जड़ों के साथ साहचर्य संबंध होता है। मटर की जड़ों के साथ क्या होता है, साहचर्य संबंध होता है। जैसा कि आप जानते हैं मटर या लेग्यूमिनस कुल के जो भी पादप होते हैं ये प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं। अब देखिए, प्रोटीन बनाने के लिए पौधों को किसकी आवश्यकता पड़ती है, नाइट्रोजन की, ठीक है, किसकी आवश्यकता पड़ती है, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है इनको, और वायुमंडल में नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में विद्यमान है, ठीक है, वायुमंडल में नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में विद्यमान है, लेकिन कितना विद्यमान है, 78% लगभग। लेकिन ये जो नाइट्रोजन है इसका सीधा इस्तेमाल पौधे नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके कुछ दूसरे तरह के जो है यौगिक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, जैसे नाइट्रेट, नाइट्रेट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं पौधे, नाइट्राइट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये कैसे मिलेगा इनको, तो होता क्या है कि मटर की जो जड़ें होती हैं इसमें जो ग्रंथियां पाई जाती हैं या छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं, इसमें जो राइजोबियम जीवाणु होता है वो क्या करता है, वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को किस में बदल देता है, नाइट्रेट में या नाइट्राइट में। किस में बदल देता है, नाइट्रेट में या नाइट्राइट में। उसके बाद इस नाइट्रेट या नाइट्राइट को ये पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से ले लेते हैं पोषण के रूप में, और इसके बाद प्रोटीन का निर्माण होता है। तो इसका मतलब ये सहजीवी संबंध है। जीवाणुओं को जो है मटर की जड़ों ने क्या किया, आश्रय दिया, मतलब उनको आश्रय देती है, और ये बदले में क्या करते हैं, नाइट्रेट या नाइट्राइट मटर के जड़ों को प्रदान करते हैं, इस पौधे की जड़ों को प्रदान करते हैं। मतलब एक तरह से ये सहजीवी संबंध का बहुत खूबसूरत उदाहरण है, ठीक है। तो ये मटर के बारे में हमने जाना। कुल इनका क्या है, लेग्यूमिनेसी है, द्विबीजपत्री पौधा है, ये शाकीय पौधा है, एक वर्षीय है, और राइजोबियम जीवाणुओं के साथ जो है इनकी जड़ों के का एक अच्छा सा सहजीवी संबंध है, जिसके आधार पर इन्हें नाइट्रेट या नाइट्राइट की पूर्ति होती रहती है, ठीक है। तो ये हमने देखा, ये छोटी छोटी बातें हम देखेंगे, ठीक है। अब इसी तरह गन्ने के बारे में जान लेते हैं। गन्ने से आप परिचित होंगे। गन्ना जो होता है, जिसके रस से जो है चीनी और गुड़ ये सारी चीजें बनाई जाती हैं, इसका कुल कौन सा है, गन्ना, ग्रेमिनी, ग्रेमिनी कुल है इसका। कौन सा कुल है, ग्रेमिनी। अब ग्रेमिनी कुल है इसका इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है, तना। तना को जब हम काटते हैं, जो तना काट होती है, तना काट को हम कायिक प्रवर्धन के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा इसका खाने योग्य भाग क्या है, जैसे कहीं आपने जड़ों को देखा, कहीं आपने रूपांतरित जड़ों को देखा, कहीं आपने कंद के रूप में देखा। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है, तना है। तने में ही इसका रस भरा होता है, ठीक है। अब तने की काट जो होती है, जैसे ऐसे है गन्ना, ठीक है, अब ऐसे गन्ना है तो इसको हमने काट दिया, तो ये जो काट है इसकी, ये जो काट है यही जो है कायिक प्रवर्धन के लिए इस्तेमाल की जाती है। मतलब जब गन्ने की अगली खेती करनी होगी तो इसके तनों को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में काट के क्या करेंगे, जमीन में बो देते हैं। एक नाली में जुताई करके जमीन में इसको बो दिया जाता है, जिससे ये जो है फिर से पौधे बन जाते हैं, ठीक है। फिर ये धीरे धीरे पौधा बन जाता है। मतलब गन्ने का इस्तेमाल किया जाता है
तने का किसके लिए, कायिक प्रवर्धन के लिए। ठीक है, जैसे कायिक प्रवर्धन एक बहुत प्रचलित विधि है जिसके द्वारा अगली पीढ़ी के जो भी पौधे हैं उनको तैयार किया जाता है। और सबसे कह सकते हैं कि सबसे जो है ये एक तरह से सफल विधि है जिससे किसी भी पादप की अगले गुण जो है अगली पीढ़ी में बहुत अच्छे से और पूरी तरह से ट्रांसफर होते हैं। कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन। ठीक है, तो कायिक प्रवर्धन आप जान लीजिए, इसके माध्यम से क्या होता है, इसके माध्यम से अच्छे से एक पीढ़ी के गुण दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं। लौंग से बहुत सवाल पूछता है। लौंग, लौंग इसका कुल क्या है, मेरिटेसी, मेरिटेसी। लौंग से परीक्षाओं में बहुत बार सवाल पूछा गया है। ठीक है, और आयोग की परीक्षाओं में, उत्तर प्रदेश आयोग की परीक्षाओं में तो बहुत बार ही सवाल पूछा गया है। तो ये मेरिटेसी कुल है। एक चीज ये जान लीजिए, ये क्या है, पुष्प कलिका से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, ये याद रखिएगा। ये फैक्ट जो है ये किससे प्राप्त होता है, पुष्प कलिका से। इसका जन्म स्थान कहाँ है, जन्म स्थान, जन्म स्थान जान लेते हैं कि जन्म स्थान इसका कहाँ है। तो ये इंडोनेशिया है। क्या है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इसका जन्म स्थान माना जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल पूरे विश्व में होता है, बहुतायत रूप से होता है। लौंग का इस्तेमाल किस लिए होता है, एक तो हमने कुल देख लिया, और ये प्राप्त किससे किया जाता है, पुष्प कलिका से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यही महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत ज्यादा आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है। पुष्प कलिका ये पूछा जाता है किससे प्राप्त किया जाता है, या पौधे के किस भाग से ये प्राप्त किया जाता है। तो पुष्प कलिका से प्राप्त किया जाता है। जन्म स्थान हमने देखा, जन्म स्थान क्या है, इंडोनेशिया है। लौंग इस्तेमाल किस चीज के लिए होता है, एक तो ये भोज्य पदार्थों के रूप में इस्तेमाल होता है, भोज्य पदार्थों के लिए इस्तेमाल होता है। यह एक तरह का मसाला है। ठीक है, जिसका इस्तेमाल चाय में और भी औषधियों में इस्तेमाल किया जाता है। और एक इसका और उपयोग है, दांत की औषधि के लिए भी प्रयोग किया जाता है। दांत की औषधि के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है लौंग का। तो इससे सवाल जरूर पूछता है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसको क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण और हम देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण देख लेंगे और क्या चीजें हैं जो औषधि या किसी और चीज में इस्तेमाल होती हैं। जैसे कुनैन भी हम देख लेंगे, हम देख लेते हैं कुनैन को। कुनैन ये पादप जगत की महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं जिसका इस्तेमाल हम भिन्न भिन्न कार्यों के लिए करते हैं। जैसे कुनैन क्या है, कुनैन एक तरह से क्या है कि मलेरिया की औषधि है। ये सवाल पूछा गया है, बहुत पारंपरिक सवाल है, ये पूछा जाता है किसकी औषधि है, मलेरिया की। अच्छा, प्राप्त कहाँ से होता है, एक वृक्ष होता है सिनकोना, सिनकोना। ये क्या है, आवृत बीजी, आवृत बीजी वृक्ष है। इसकी जो छाल होती है, जो इसकी छाल होती है, इसी छाल से जो है क्या प्राप्त किया जाता है, ये कुनैन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, सिनकोना वृक्ष की छाल से क्या प्राप्त किया जाता है, कुनैन प्राप्त किया जाता है, जो किसकी औषधि है, मलेरिया की। मलेरिया रोग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, कुनैन, जैसे कुनैन, क्विनैन, क्विनैन भी एक दवा है, क्लोरोक्विनैन, क्लोरोक्वीन, क्लोरोक्वीन, ये भी दवा पादप से इस्तेमाल बनती है, निर्मित होती है। इसका भी इस्तेमाल किस में किया जाता है, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है मलेरिया के उपचार में। आइए कुछ चीजें देख लेते हैं किसमें कौन से रसायन पाए जाते हैं, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है जानना। ठीक है, जैसे हल्दी है, हल्दी, इसमें जैंथोफिल पाया जाता है, जैंथोफिल, इसमें क्या पाया जाता है, जैंथोफिल। जैंथोफिल पाया जाता है।
ठीक है। अब गाजर, गाजर, टमाटर, गाजर हो गया, टमाटर हो गया, सेब हो गया, मिर्च हो गया, प्याज हो गया। अब देखिए इसमें क्या क्या बातें आपके लिए जानना महत्वपूर्ण है। ठीक है, गाजर, गाजर में कैरोटीन तत्व होता है। क्या होता है? कैरोटीन। कैरोटीन एक तत्व होता है जिसकी वजह से गाजर का रंग क्या होता है? लाल होता है। कैरोटीन एक तरह का जो है लाल रंग का वर्णक है। किस रंग का वर्णक है? लाल रंग का वर्णक है। लाल रंग का वर्णक है। देखिए हर पादप के जो विशेष भाग हैं, फलों का रंग है, वो उसके लिए कोई विशेष वर्णक जिम्मेदार होता है। यही जो है हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो ये जो लाल रंग का वर्णक कैरोटीन है, इसी की उपस्थिति की वजह से गाजर का रंग क्या होता है? लाल होता है। ये परीक्षा में मिलान के लिए पूछा जाता है कि गाजर का रंग लाल किस वर्णक की उपस्थिति की वजह से होता है, तो वो क्या आप बताएंगे? कैरोटीन की वजह से। टमाटर के साथ यही जो लाल रंग है ये किसकी वजह से होता है? ये होता है इसके लिए लाइकोपिन होता है। लाइकोपिन, लाइकोपिन वर्णक की उपस्थिति की वजह से क्या होता है? लाइकोपिन, लाइकोपिन की वजह से क्या होता है? टमाटर का रंग लाल होता है। एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन की वजह से क्या होता है? सेब, सेब के अंदर जो लालिमा होती है, अपने पके सेब को देखा होगा, सेब के अंदर जो लालिमा होती है वो किस रसायन की वजह से होती है या किस वर्णक की वजह से होती है? एंथोसाइनिन। मिर्च में क्या होता है? कैप्सिसिन, 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 कैप्सिसिन की वजह से इसमें तीखापन पाया जाता है। जो मिर्च खाने पे हम तीखापन अनुभव करते हैं वो किस रसायन की वजह से होता है? कैप्सिसिन। कैप्सिसिन इसकी तीक्ष्णता का कारण है। ठीक है। अब प्याज, आपने प्याज देखा होगा, सल्फोनिक, इसमें याद रखिए सल्फेनिक, सल्फेनिक जो एसिड होता है, एंजाइम होता है, सल्फेनिक एंजाइम की वजह से प्याज काटने पे हमें आंसू निकलते हैं। आंखों से जो आंसू आता है प्याज काटते समय वो किसकी वजह से होता है? ये सल्फेनिक की वजह से होता है। और एक यौगिक है सल्फर, एक यौगिक क्या है? सल्फर है। अब सल्फर के साथ क्या होता है? सल्फर उपस्थित होता है किसमें? ये होता है प्याज में। किसमें होता है? प्याज में होता है। और किसमें होता है? लहसुन में होता है। मतलब इसमें जो विशेष किस्म की गंध होती है प्याज और लहसुन में, आपने देखा होगा, इसको कच्चा खाने पे मुंह से महक आती है। और इसमें जो है, जो इसकी गंध का जो कारण है वो कौन सा यौगिक है? वो यौगिक है सल्फर। तो ये सब छोटी छोटी जो बातें हैं ना, ये पॉइंट्स में आपको नोट करनी है, याद करनी है, इनको ध्यान देना है। हम इससे संबंधित जब सवाल कराएंगे तो इनको आप प्रैक्टिस करिएगा। ये सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं, फैक्चुअल चीज़ें हैं। टमाटर का रंग किसकी वजह से लाल होता है? सेब का रंग किसकी वजह से लाल होता है? मिर्च में तीखापन किस पदार्थ की वजह से पाया जाता है? तो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके देख लेंगे। जब प्रैक्टिस सेट करवाएंगे तो हम आपको इसमें अभ्यास करा देंगे अच्छे से। ठीक है, ये आपके लिए जानना महत्वपूर्ण है। ये फैक्चुअल जानकारी है, आपको इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें समझने से ज़्यादा आपको याद करना है। जैसे कार्क है, कार्क आपने देखा होगा, जो शीशी होती है उसके ढक्कन में कार्क का इस्तेमाल होता है। तो एक वृक्ष होता है ओक वृक्ष। कौन सा वृक्ष होता है? ओक वृक्ष। ये ओक वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। ये कार्क जो ऐसे ढक्कन की तरह होता है, आपने देखा होगा, कई दवाओं की शीशियों में देखा होगा ऐसे कार्क एक लगा होता है। ठीक है, ये जो कार्क लगा होता है ये किससे प्राप्त किया जाता है? ओक वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? ओक वृक्ष से। तो आइए कुछ सवाल भी देख लिया जाए। आइए कुछ सवाल भी देख लेते हैं। आपको इसमें कुछ सवाल हम करा देते हैं। जैसे एक सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है,
पादपों से कुछ संबंधित सवाल हल कर लेते हैं ताकि जो चीजें जो है अनक्लियर है वो क्लियर हो जाएं। आइए एक सवाल किया जाए कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। जब आप सवाल कर लेंगे ना तो आपको और अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। अच्छा, क्या उदाहरण है? अमर बेल, पहला है अमर बेल, इसके सामने लिखा गया है कि ये तना परजीवी है। ठीक है, तना परजीवी है। दूसरा है चंदन, तीसरा है आर्किड। दूसरा है चंदन, तीसरा है आर्किड। आर्किड अभी हमने चर्चा किया, पुष्प है। और घटपर्णी, घटपर्णी, घटपर्णी। तो इसको देखते हैं, हमको मिलान करना है। यहाँ है जड़ परजीवी, अधिपादप, जलोगिद। जल जड़, जड़ परजीवी, जड़ परजीवी। और क्या है? अधिपादप है, अधिपादप है। और क्या है? जलोद भिद है। चलिए, प्रश्न कराना जरूरी है क्योंकि इससे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। अब देखिए, ये पूछ रहा है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ध्यान से देखिएगा सवाल को। अब तक हमने जो पढ़ाया है पादपों में उसी से संबंधित ये सवाल है। ये क्लियर करेगा आपके कॉन्सेप्ट को कि आपको चीजें समझ में आई या नहीं समझ में आई। अमर बेल का एक पौधा होता है या इसकी लता होती है। ठीक है, ये लता क्या होती है? किसी भी अपने आधार वृक्ष के चारों तरफ लिपटी होती है। तो ये इसका जो है विकल्प दिया गया है सामने कि तना परजीवी है। ये क्या, ये तना परजीवी है? चलिए हम लोग देख लेते हैं। चंदन, चंदन का कि ये क्या जड़ परजीवी है? किसी वृक्ष की जड़ों के साथ इसका परजीवी का संबंध है। तीसरा देख लेते हैं आर्किड, जो कि हमने पुष्प देखा था। ठीक है, तो क्या ये अधिपादप है? अधिपादप मतलब एपीफाइट्स, एपीफाइट्स। अभी हमने आपको क्लास में शुरू में इसी से शुरुआत की थी। ठीक है, जलोद्भिद हम पहले पढ़ा चुके थे। ये हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स मतलब पानी में उगने वाले पौधे हैं जलोद्भिद। ठीक है, पानी में उत्पन्न होने वाले पौधे। तो आप इसमें देखिए आपको क्या उत्तर सही लग रहा है कि इसमें कौन सा ऐसा है जो सुमेलित नहीं है। कौन सा ऐसा है जो सुमेलित नहीं है? देखिए, अमरबेल की लताएं आपने देखी होंगी। आम है, नीम है, या बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं, वृक्ष जो मजबूत आधार वाले होते हैं, उसके तनों के चारों ओर जो है ये लिपटी होती हैं। तो ये तना परजीवी तो है ही, मतलब ये तो सीधा सीधा सरल उत्तर है, इसको आप आराम से बता सकते हैं। चंदन के बारे में हो सकता है आपको जानकारी ना हो, लेकिन जान लीजिए जो चंदन का वृक्ष होता है, चंदन का जो भी पौधा होता है वो जड़ परजीवी है। एक वृक्ष होता है, कोई भी आधार वृक्ष होता है, उसकी जड़ों में ये परजीवी संबंध स्थापित करके रहता है। ये आपको नहीं पता होगा, विशेष तौर पे मुझे पता है कि आप जो है इसके बारे में कंफ्यूज होंगे, लेकिन याद रखिएगा एक जड़ परजीवी पौधा है ये। ठीक है, इसके बारे में हम आगे आपको और बताएंगे। जड़ परजीवी है, यहाँ ये चीज ध्यान दीजिए। आर्किड के बारे में अभी हमने देखा कि आर्किड जो है अधिपादप होते हैं या एपीफाइट्स होते हैं। अधिपादप का मतलब क्या है? यहाँ देखिए तना परजीवी जो अमरबेल है, यहाँ दोनों में यही अंतर स्पष्ट है। ये तना परजीवी अमरबेल किसी आधार वृक्ष से जुड़ा होता है, परजीवी संबंध स्थापित करता है, लेकिन याद रखिएगा ये जो है पोषण के लिए जुड़ा होता है। किसके लिए? पोषण के लिए। और अवलंब तो रहता ही है, मान लीजिए यांत्रिक अवलंब तो ये लेता ही है उस वृक्ष से, लेकिन मेन कारण क्या होता है? पोषण होता है। लेकिन यहाँ आर्किड जो होता है अधिपादप होता है, एपीफाइट्स, ये वो पौधे होते हैं जो कि केवल यांत्रिक अवलंब के लिए, किसके लिए? यांत्रिक अवलंब के लिए निर्भर होते हैं, मतलब एक सहारे के लिए निर्भर होते हैं, भोजन या पोषण के लिए निर्भर नहीं होते। एपीफाइट्स पौधे, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए घटपर्णी, घटपर्णी को हम क्या कहते हैं?
नेपेंथीज, क्या कहते हैं? नेपेंथीज। हमने आपको घटपड़ी के बारे में बताया था, यहाँ भी बता दे रहे हैं। अब जलोद्भिद पौधा तो नहीं है, ये जल में उगने वाला पौधा नहीं है, बल्कि जल में उगने वाले पौधे कौन से हैं? हमने देखा है जल में उगने वाले पौधे जलकुंभी हैं, सिघाड़ा हैं, ये सारे पौधे हैं। और घटपर्णी कैसा पौधा है ये भी जान लीजिए। नेपेंथीज या घटपर्णी उस मृदा में उगते हैं जिन मृदा में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। तो नाइट्रोजन की कमी पाई जाएगी तो नाइट्रोजन तत्व के लिए इनको किसी चीज पे निर्भर रहना होगा। जैसे हमने देखा कि नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे क्या करते हैं, लेग्यूमिनेसी या मटर कुल के पौधे क्या करते हैं, उनकी जड़ों में जो राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं उनके माध्यम से वो नाइट्रोजन के दूसरे यौगिक के रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं नेपेंथीज पौधे? अब मान लीजिए नेपेंथीज पौधों के पास ऐसा कोई सजीवी संबंध नहीं है, तो वो क्या करेंगे? इनकी जो संरचना होती है बहुत विशेष होती है। इनमें पत्तियों का ही एक रूप होता है, पत्तियां जो है एक विशेष भाग में ऐसे रूपांतरित हो जाती हैं और ये मतलब बहुत खूबसूरत होती हैं। इस पे आके कीट बैठते हैं, कीट आके बैठते हैं, पत्ती का ढक्कन फिर बंद हो जाता है। फिर ये कीटों के शरीर से जो है पाचक कुछ रस छोड़ती हैं कीटों के शरीर पे और वो कीटों को पचा देते हैं। तो कीटों के शरीर में जो नाइट्रोजन तत्व होता है वो इन्हें प्राप्त हो जाता है, मतलब ये कीटों का शिकार करती हैं। हालांकि ये जो है हरे पौधे ही माने जाते हैं, स्वपोषी हैं, लेकिन ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये उसका अपवाद है कि मतलब ये अपने कुछ तत्वों की पूर्ति के लिए किस पे निर्भर करते हैं? कीटों पर निर्भर करते हैं। लेकिन मूलतः ये सुपोषी ही होते हैं, हरे पौधे जितने भी होते हैं। ठीक है, तो ये किस तत्व की पूर्ति के लिए? नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए किस पे निर्भर करते हैं? कीटों पर, या कीटों का ये शिकार करते हैं। तो ये हमारा ये वाला उत्तर क्या हो जाएगा? मिलान गलत हो जाएगा। ठीक है, ये चौथा जो है ये गलत हो जाएगा। चारों के बारे में आपने अच्छे से समझ भी लिया। ठीक है, आइए एक सवाल और कर लिया जाए। ठीक है, सवाल से हमको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जा रही हैं। आइए एक सवाल को और हल कर लिया जाए। एक सवाल और देख लेते हैं ताकि कुछ चीजें आपको और क्लियर हो जाए। इसमें यह है कि नेपेंथीज नामक दुर्लभ पौधा कहाँ पाया जाता है? ठीक है, नेपेंथीज यही घटपर्णी या नेपेंथीज ये पूछा गया है कहाँ पाया जाता है। ठीक है, इसके स्थान के बारे में पूछा गया है, कहाँ पाया जाता है। अब देख लेते हैं कहाँ पाया जाता है। पहला है विकल्प हिमालय, दूसरा विकल्प आपका है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मेघालय। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और चौथा विकल्प है मेघालय। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मेघालय। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है कि मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में या मेघालय में। तो ये एक तथ्यात्मक सवाल है, आपको अगर पता होगा तो आप हल कर पाएंगे। घटपर्णी पौधे के बारे में पूछा गया, चूंकि कुछ विशेष पौधा है इसलिए आप इसके बारे में जान लीजिए कि जो मूल बातें हैं वो तो हमने बता ही दी कि नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति के लिए कीटों का शिकार करता है ये फीचर प्लांट। ठीक है, इसका जो जन्म स्थान इसकी जो प्राप्ति का स्थान है वो कहाँ है? ये है मेघालय। मेघालय पहाड़ी राज्य है, आपको पता है, वहां ये पाया जाता है। तो हमारा सही उत्तर क्या है? मेघालय। घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा दूसरा सवाल। आइए एक सवाल और देख लिया जाए कि पेड़ के पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे कभी हमने आपको डिस्कस किया कि हल्दी क्या है। ठीक है, हल्दी या अदरक क्या है। इसी तरह सवाल आपसे पूछा जाएगा कि पौधे के किस भाग से, ठीक है, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? हल्दी प्राप्त होती है।
मतलब पौधे का वो कौन सा भाग है जिससे हल्दी प्राप्त होती है? पुष्प से प्राप्त होती है, या दूसरा ऑप्शन है आपका जो है जड़ से प्राप्त होती है, तीसरा ऑप्शन है तने से प्राप्त होती है, या फल से प्राप्त होती है। चौथा ऑप्शन क्या है? फल से प्राप्त होती है। तो जैसा कि हमने देखा, हल्दी क्या है? हल्दी क्या है? प्रकंद है। हमने आपको शुरू में ही तथ्य बता दिया था। क्या है? प्रकंद। ये प्रकंद का प्रकार है। इसका एक और उदाहरण है, तो हल्दी है ना, अदरक भी है। अदरक भी क्या है? प्रकंद है। हल्दी भी क्या है? प्रकंद है। और ये प्रकंद है क्या? ये तना है। ठीक है, ये भूमिगत तने का एक रूपांतरित रूप है। किसका? भूमिगत। मतलब आपने देखा होगा ये अंडरग्राउंड पाई जाती है, इसकी खुदाई होती है। हल्दी या अदरक क्या होती है? अंडरग्राउंड या भूमिगत तने का एक प्रकार है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रकंद कहते हैं। तो हमारा जो सही उत्तर क्या है? तीसरा। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो वो भाग कौन सा है? तना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज इतना ही। अगली क्लास में हम कुछ और प्रश्न करवाएंगे ताकि ये चीज़ें आपको एकदम स्पष्ट हो सके, और ये सवाल परीक्षाओं में बराबर पूछा भी जाता है। अब जब आप जो है पादप जगत के कुछ ऐसे मतलब सवाल हैं जो हमेशा परीक्षाओं में मिलान के लिए पूछे जाते हैं, तो इनको अगली क्लास में हम और अच्छे से देखेंगे प्रश्नों के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में।